हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन कराए थे वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड, जो पीजीटी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, जिन बच्चों का अब एग्ज़ाम आने वाला है। आज हम फिर से 25 क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यानी 26 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन ग्रंथों में परिप्रेक्ष्य का आविष्कारकर्ता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन ग्रंथों में परिप्रेक्ष्य का आविष्कारकर्ता कहा जाता है पाओलो उच्चेलो को। पाओलो उच्चेलो कौन थे? ये फ्लोरेंस की चित्रकला में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। किस मूवमेंट से थे? मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर आर्टिस्ट का। ये थे हमारे अर्ली रेनेसा, यानी प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के टाइम के थे। और इनको क्या कहा जाता है? इन्होंने मतलब ये एज अ पेंटर और मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, और इनके लिए ये है कि इन्होंने परिप्रेक्ष्य का बहुत अच्छा मतलब सबसे पहले यूज़ किया, और इन्होंने मतलब अपनी पेंटिंग्स में जो पर्सपेक्टिव का अलग अलग टाइप से यूज़ करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये किसका नाम आता है? पाओलो उच्चेलो का। नेक्स्ट है हमारा द मेकर ऑफ गार्लैंड्स। मेकर ऑफ गार्लैंड्स किसे कहा जाता है? तो मेकर ऑफ गार्लैंड्स कहा जाता है हमारे जो माइकल एंजिलो के गुरु थे, डोमेनिको घिरलैंदियो। ठीक है, घिरलैंदियो को कहा जाता है। इनका क्या था? ये भित्ति चित्रों मतलब भित्ति चित्रों के जो बनते थे वहाँ फ्रेस्को पेंटिंग, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे। और उसमें भी ये बहुत वैसी मतलब वो क्या होता है, पर्सपेक्टिव के जैसे फॉर्म में दूरी का, गहराई और जो मतलब एटमॉस्फेयर का, वातावरण का जो पर्सपेक्टिव व्यू होता है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए काम करते थे। तो घिरलैंदियो कौन थे? माइकल एंजिलो के गुरु भी थे। ठीक, तो इनको क्या कहा जाता था? मेकर ऑफ गार्लैंड्स, हार वाला भी कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा, माइकल एंजिलो द्वारा बनाई गई मूर्ति शिल्प में कौन सी मूर्ति पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे हेतु बनाई गई थी? तो पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए बनाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोसेस, ठीक है, जिसको मूसा या मोसेस बोलते हैं, 1513 से 1550 में बनाई गई थी। और ये एक मार्बल स्कल्पचर है। ठीक, क्योंकि माइकल एंजिलो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जितने भी स्कल्पचर हैं उससे रिलेटेड किस मीडियम में बना है या कहाँ पे संग्रहित है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे इसमें मतलब जो मूर्ति बनी हुई है, ये एक उस पर मतलब उसके जो सिर पर सींग जैसी दिखाई गई है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि एक मतलब अगर पूछता है इस तरीके से तो आपको याद रखना है किस मूर्ति में है ये? मोसेस में। कहाँ पे है? रोम में, सेंट पिएट्रो इन वॉस्ली, VICOLI, वॉस्ली पिट्रो। तो ये उस चर्च में है। कहाँ पे है? रोम में। ठीक, इंपॉर्टेंट है। माइकल एंजिलो की कौन सी? मोसेस क्या है? मार्बल स्कल्पचर है। नेक्स्ट है सेंट जेरोम इन हिज स्टडी। सेंट जेरोम इन हिज स्टडी ग्राफिक प्रिंट है एल्बर्ट ड्यूरर का, किस माध्यम में बनाया गया है? तो ड्यूरर इंपॉर्टेंट है हमारे ग्राफिक प्रिंट के लिए। ये है हमारा कॉपर इनग्रेविंग। और कब बनाया था? 1540 में बनाया था। कहाँ पे है? नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में। इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, जर्मन आर्टिस्ट एल्बर्ट ड्यूरर। एल्बर्ट ड्यूरर के बारे में ज़रूर पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि इनके ग्राफिक प्रिंट जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, क्योंकि नेट में हमेशा एल्बर्ट ड्यूरर से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। इनके ग्राफिक प्रिंट कई बार पूछे गए हैं। कौन सा ग्राफिक प्रिंट किस मीडियम में है ये भी पूछा जाता है, या अलग अलग नाम दे देता है और पूछता है कि ड्यूरर का इसमें से कौन सा ग्राफिक प्रिंट है। ठीक है, तो ड्यूरर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा कॉपर इनग्रेविंग, सेंट जेरोम इन हिज स्टडी। नेक्स्ट है हमारा, कवि दांते की डिवाइन कॉमेडी का चित्रण किसने किया था? कवि दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है, इसका चित्रण किसने किया था? ये हैं हमारे पोएट हैं, पेंटर हैं और प्रिंट मेकर हैं हमारे विलियम ब्लेक। ठीक है, विलियम ब्लेक हैं। और ये किस वाद से संबंधित रहे? रोमांसवाद से संबंधित रहे। उन्होंने कवि जो दांते थे उनकी पॉटरी पे मतलब जो डिवाइन कॉमेडी थी उस पर बहुत चित्रण किया। इसमें क्या था कि एक चीज़ और है कि इनको ये काम मिला था 1826 में, बट क्या हुआ, उन्होंने स्टार्ट किया और 1827 में इनकी डेथ हो गई। तो ये काम ज़्यादा नहीं हो पाया, कुछ प्रिंट और कुछ वाटर कलर ही वो कर पाए थे। तो विलियम ब्लेक इंपॉर्टेंट है कवि दांते के लिए, काम के लिए। नेक्स्ट है हमारा, पोर्सिलेन किस कला शैली का प्रसिद्ध माध्यम रहा है? पोर्सिलेन क्या होता है? ये एक बेसिकली चीनी मिट्टी का होता, मतलब चीनी मिट्टी को ही पोर्सिलेन बोल सकते हैं।
ये फ्रांस में थी। फ्रांस में जो वो हुई थी शैली, और वो थी हमारी कौन सी जो बहुत ज़्यादा फेमस रही है, वो है हमारी रोकोको या राकाको शैली। ये क्या होती है, जैसे चीनी मिट्टी के, इस शैली में क्या था, जैसे चीनी मिट्टी के और सोने चांदी के बर्तन, खिलौने, इसमें बहुत ज़्यादा अलंकरण महत्व दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा पोर्सिलेन किस कला शैली का माध्यम रहा है, रोकोको शैली। और ये कैसी थी, मतलब फ्रांस की शैली थी, और इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा अलंकरण को बहुत महत्व देते थे, जैसे कि जो मतलब खिलौने वगैरह होते थे और चीनी मिट्टी के बर्तन होते थे सोने चांदी से संबंधित, उन सब पात्रों में उनमें डिज़ाइन, और जैसे कि वैसे डिज़ाइन फ्लावर बेस इस टाइप से बहुत ज़्यादा अलंकरण होता था। और प्रमुख कलाकार कौन कौन से रहे राकाको शैली के, जैसे बुशे थे, होगार्ड थे, और गेंसब्रो थे, ये सारे आर्टिस्ट हमारे राकाको शैली के में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट है हमारा, रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो रोकोको शैली का मुख्य केंद्र था हमारा फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में क्या था, जब लुई 14वें जो 14वें नंबर के जो लुई थे, लुई 14वें, उनकी जब डेथ हो गई थी, उसके बाद जब ये एक फ्रांस की जो दरबारी मतलब शैली थी, उसके पश्चात एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसको क्या कहते हैं हम, रोकोको शैली। ठीक, रोकोको शैली पे किस कला का प्रभाव था अगर कहते हैं तो वास्तुकला शैली का प्रभाव बहुत था। और इसमें एक तरीके से ये अलंकरणपूर्ण शैली या सौंदर्यपूर्ण शैली भी कही जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अलंकार और सुंदरता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसके पीछे ऐसा नहीं था कि कोई दार्शनिक या वैसा कोई महत्व हो किसी चीज़ का, इसमें बेसिकली मेन सुंदरता पे ज़्यादा फोकस दिया गया। ठीक, ये बता दिया। इसके आर्टिस्ट मैंने पहले ही बता दिया, बुशे थे, होगार्ड थे, गेंसब्रो थे, ये सारे आर्टिस्ट थे हमारे रोकोको शैली के। नेक्स्ट है हमारा, माइकल एंजेलो द्वारा प्रसिद्ध पिएटा कहाँ पर है। माइकल एंजेलो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे है, हमारी वेटिकन। इसमें क्या है, वर्जिन मैरी हैं जो, वो डेड बॉडी लिए हैं उनकी, जीसस की। ठीक है, वो ये एक स्कल्पचर है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको इंटरनेट पे देखिएगा ज़रूर। तो जीसस को लिए हुए हैं अपनी गोद पे, इम्पॉर्टेंट है ये पिएटा। और इस पे मतलब इस टॉपिक पे और भी आर्टिस्ट ने स्कल्पचर बनाए, पेंटिंग बनाई है, बट ये माइकल एंजेलो का बहुत फेमस रहा है पिएटा। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 1498 से 99, इस पे बीच में बनाई थी। कहाँ पे है, सेंट पीटर्स की बेसिलिका वेटिकन में। और वेटिकन कहाँ पे है हमारा, रोम में। अगर ऐसे पूछता है तो रोम में। तो माइकल एंजेलो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, मिस्र में स्थित सबसे बड़ा पिरामिड किसका है। तो मिस्र हमारा किस चीज़ के लिए फेमस है, मिस्र है हमारा पिरामिडों के लिए। ठीक है, और वहाँ की बुक ऑफ डेड बहुत फेमस है, जिसको हम मृतकों की पुस्तक भी बोलते हैं। और जो मिस्र में पिरामिड है, ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है गीज़ा। गीज़ा के पिरामिड बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो सम्राट वहाँ के जोसर थे, ठीक, जोसर के काल को ही कहा जाता है पिरामिडों का युग। अगर ऐसा भी पूछता है तो जो सम्राट जोसर हैं उनके युग को क्या कहते हैं हम, पिरामिडों का युग कहते हैं। तो सबसे जो बड़ा पिरामिड है वो है हमारा खूफू का। खूफू का पिरामिड है लगभग 481 फीट। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है इधर उधर डिजिट का, क्योंकि किसी किसी बुक्स में हो सकता है अलग नाप दी हो। तो 481 फीट का है लगभग, और सबसे बड़ा है ये किसका है, हमारा खूफू का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मणिकुट्टिम चित्र सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुए थे। मणिकुट्टिम क्या होता है, जो छोटे छोटे मोजाइक के वैसे टुकड़े होते हैं, जो उससे लेके जब काम हुआ है बाइजेंटाइन कला में, और तब उसमें से जैसे वो बनाया है, पोर्ट्रेट वगैरह भी बनाया है, उसमें उसी मणिकुट्टिम विधि का प्रयोग किया गया है। तो जो मणिकुट्टिम चित्र है उसके सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से हमें, पोम्पई से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पुनरुत्थान काल का कौन सा कलाकार है जो ईसा की सूली का चित्र बनाते समय निरंतर रोता ही रहा था। ठीक है, तो ईसा की सूली का चित्र बनाते हुए हम रोता रहा था हमारा फ्रा एंजेलिको। ठीक है, इनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था, और फ्लावर्स वगैरह यानी प्रकृति में फ्लावर का चित्रण यानी फूलों का चित्रण करना इन्हें बहुत पसंद था। फ्रा एंजेलिको कौन से मूवमेंट में, ये हमारे आरंभिक पुनरुत्थान काल यानी अर्ली रेनेसा पीरियड के कला मतलब चित्रकार थे। नेक्स्ट है हमारा, बारबरा हेपवर्थ किस विधा के लिए प्रसिद्ध है।
तो बारबरा हेपवर्थ, पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, ये हैं हमारी लेडी आर्टिस्ट, ठीक है, ये हैं हमारी लेडी आर्टिस्ट। और ये कहाँ की हैं, ये हैं हमारी अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन आर्टिस्ट हैं ये। सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया मुझे। ये बारबरा हेपवर्थ है हमारी ब्रिटिश मूर्तिकार, ठीक है। ये एक लेडी आर्टिस्ट थी और एज अ मॉडर्न, मतलब जो आधुनिक मूर्ति शैली होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं। इनका मतलब क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक आर्टिस्ट की एक ग्रुप या एक कॉलोनी जैसी बनाई गई, सेंट इव्स नामक जगह है इंग्लैंड में, ठीक है, वहाँ पे बनाई गई। और उस जो कॉलोनी बनी आर्टिस्ट की, कलाकारों की, उसकी ये लीडिंग, मतलब इसको उस कॉलोनी को इन्होंने लीड किया था उसमें। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट है आर्टिस्ट, लेडी आर्टिस्ट हैं। और किस लिए फेमस है, आधुनिक मूर्ति शिल्प के लिए ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेरिस का निर्णय नामक चित्र किस कलाकार का है, ठीक है। तो पेरिस का निर्णय यानी जजमेंट ऑफ पेरिस है हमारा रूबेंस का, ठीक। रूबेंस ने इसको, मतलब इसकी 2 पेंटिंग्स बनाई थी जजमेंट ऑफ पेरिस की, एक 1636 में और एक बनाई थी 1638 में, ठीक है। 1636 वाली कहाँ पे है, नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में है, और 1638 वाली है हमारी मैड्रिड में, ठीक। तो ये दो इसकी कृति बनाई थी जजमेंट ऑफ पेरिस की। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। इसमें इन्होंने मतलब जो उसका जो नारी आकृति है उसका बहुत ही सुंदर इन्होंने चित्रण किया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था। लियोनार्डो दा विंची हाई रेनेसा के फेमस आर्टिस्ट हैं। 3 जो आर्टिस्ट हैं, माइकल एंजेलो, विंची, रैफेल, ठीक। विंची का जन्म हुआ था हमारा 1452 में। इनकी फेमस जो पेंटिंग है हमारी मोनालिसा, ये सभी को पता होगी। और लियोनार्डो दा विंची को वंडर ऑफ एज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जैसे एज अ मतलब मूर्तियाँ भी बनाई, और इन्होंने कुछ ऐसी उस समय ऐसे प्रयोग भी करे जिन पे आगे चल के साइंटिफिक इन्वेंशन भी हुए, इसलिए इन्हें वंडर ऑफ एज भी कहा जाता है, ठीक है। तो हाई रेनेसा में लियोनार्डो दा विंची मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था। तो पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ था हमारा स्पेन में। स्पेन में मलागा नाम की एक जगह है, वहाँ पे हमारा इनका पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ था। पिकासो किस लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि पिकासो घनवादी शैली के कलाकार थे। और पाब्लो पिकासो ने का ही ब्लू पीरियड है, क्योंकि 1901 से 1904 के मध्य में जो इन्होंने चित्र बनाए उसको बेसिकली इनका ब्लू पीरियड टाइम कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम इन्होंने स्पेशली ब्लू कलर को ही प्रेफरेंस दिया और ब्लू कलर से ही ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाई, ठीक है। फिर उसके बाद इनका पिंक पीरियड या रोज़ पीरियड भी आ गया। 1905 के बाद के पीरियड को इनको गुलाबी रंग का पीरियड या रोज़ पीरियड भी कहते हैं इस, ठीक है। तो ये जो 2 वाद हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पिकासो ने ही रेड, अगर ये पूछता है ब्लू पीरियड या पिंक पीरियड या रोज़ पीरियड किसका है, तो वो है हमारा पाब्लो पिकासो का। पिकासो क्या थे, घनवादी कलाकार थे, स्पेन में इनका जन्म हुआ था, ठीक। और सब मतलब 20वीं सदी के ये बहुत ही महान चित्रकार माने जाते हैं, जिसमें आज तक लोग मतलब इनके लिए ये था कि अलग अलग मीडियम्स में भी इन्होंने काम किया, क्योंकि इन्होंने मूर्तियाँ भी बनाई, इनग्रेविंग्स भी, लिथोग्राफी, सेरेमिक्स, कोलाज, अलग अलग मीडियम्स में इन्होंने अच्छी अच्छी कृतियाँ बनाई हैं। नेक्स्ट है हमारा, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है। तो माइकल एंजेलो ने जो बनाई थी डेविड, उसकी लगभग ऊंचाई थी 15 फुट, कहीं कहीं आपको 17 फीट भी मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे दोनों लिख दिया है, ठीक है। अगर 15 नहीं आता है, 17 आता है तो आप 17 भी लगा सकते हो, क्योंकि आप अगर नेट पे देखोगे तो ये आपको 17 फीट दिखेगी, किसी किसी बुक्स में ये 15 फीट दी हुई है, ठीक है। और ये कब बनी थी, ये अभी आया भी है, ये है 1501 से 1504 में। ये एक मार्बल स्कल्पचर है, माइकल एंजेलो ने इसको एक मार्बल स्कल्पचर में बनाया है। डेविड एक फेमस जो कैरेक्टर है, ये बहुत से आर्टिस्ट ने इस पे काम किया है। इसके पहले डेविड बनाया था हमारे डोनाटेल्लो ने, फिर बाद में किसने बनाया, डेविड ने। लेकिन माइकल एंजेलो का डेविड बहुत फेमस था। नेक्स्ट है हमारा
बरोक शैली का प्रमुख कलाकार है? तो बरोक शैली का प्रमुख कलाकार है हमारा कैरावेज्जियो। कैरावेज्जियो इटली का प्रसिद्ध मतलब फेमस चित्रकार था। और इसने क्या किया था, मतलब जैसे इनके लिए था कि जो धार्मिक विषय जो समय कलाकार बनाता था, उन विषयों को भी ये साधारण मतलब जीवन के तरीके से मतलब साधारण तरीके से धार्मिक विषयों का भी ये चित्रण करता था, इसलिए ये फेमस था। और इसके जो फेमस कुछ हैं जैसे कार्ड शार्प्स, म्यूजिशियन, बॉय विद बास्केट ऑफ फ्रूट, ये सब इसके फेमस चित्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैले रिहर्सल नामक चित्र किस कलाकार का है? तो बैले रिहर्सल है हमारा देगा का। देगा के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बैले से रिलेटेड जैसे बैले डांस, बैले फैमिली, इन सब इस टाइप के, बैले क्लास, इस टाइप के इनके बहुत सारे विषय थे, क्योंकि ये इन्होंने जो डांस होते हैं उनको लेके बहुत काम किया। और इनका ये था क्योंकि इन्होंने इम्प्रेशनिज़म यानी प्रभाववाद में काम किया, तो लाइट का बहुत ज़्यादा इनके चित्रों में अच्छा यूज़ दिखता है। और जो रिदम वगैरह होती हैं जैसे डांस में, जब बैले डांस वाले जो सीन है उसमें जो भी रिदम्स वगैरह होती हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से, उस पर जिस तरीके की लाइट पड़ रही होती है और वो जो नाटकीय लाइट होती है एक तरीके से, जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती है, उसका इन्होंने बहुत अच्छे से चित्रण किया है। नेक्स्ट है हमारा यथार्थवादी चित्रकार, जो एक व्यंग्य चित्रकार के रूप में भी फेमस थे। तो यथार्थवादी चित्रकार थे हमारे दोमीय। ठीक है, दोमीय किस रूप में भी फेमस थे? वो एक कार्टूनिस्ट, मतलब उनके जो ग्राफिक प्रिंट थे वो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उस पर कटाक्ष करते हुए बहुत ज़्यादा कैरिकेचर बनाए थे। तो दोमी यथार्थवादी चित्रकार थे जो व्यंग्य चित्रों के लिए भी फेमस रहे। और इनका एक फेमस जो चित्र है थर्ड क्लास, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा इन्होंने बहुत से जो ग्राफिक प्रिंट बनाए हैं जिस पे मतलब इनका नाम ज़्यादा आता है ग्राफिक प्रिंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन अभिव्यंजनावादी चित्रकार नहीं है? तो अभिव्यंजनावादी चित्रकार नहीं है हमारे पिएट मोंद्रियान। क्यों? क्योंकि अब जो पिएट मोंद्रियान थे डच पेंटर थे और इन्होंने किस पे काम किया? इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे। इन्होंने क्या किया? फिगरेटिव वर्क स्टाइल से तो पिएट मोंद्रियान हमारे अभिव्यंजनावादी चित्रकार नहीं हैं। क्योंकि इन्होंने फिगरेटिव वर्क पहले किया, फिर उसके बाद से धीरे धीरे पूरी तरह एब्स्ट्रैक्ट उसमें काम करने लगे। और ये किस ग्रुप से जुड़े थे? अगर पिएट मोंद्रियान के लिए पूछता है तो ये डे स्ट्रीट आर्ट मूवमेंट था, उसी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है हमारा प्रभाववादी कलाकारों का मूल उद्देश्य था। तो प्रभाववादी जो कलाकार थे वो क्या करते थे? वो सनलाइट को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सुंदर या अलग से उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब एक्स्ट्रा उस पर अपनी तरीके से कुछ नहीं करते थे, जैसा भी उनको लाइट दिखती थी ऑब्जेक्ट पे जैसी वो, और इसीलिए वो ज़्यादातर लैंडस्केप पेंटिंग बनाते थे। तो इसमें राइट आंसर है यहाँ पे विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्र। ठीक है, तो प्रभाववादी शैली के लिए ये है कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी बात है कि प्रभाववादी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आर्ट मूवमेंट। और इसमें जो माने थे मोने, पिसारो, देगा और रेनॉर, सिसली, ये सब प्रमुख कलाकार थे। ये सब कहाँ पे वहाँ पे एक जगह थी, क्या बोलते, पेरिस में एक जगह है काफ़े गेरबा है, वहाँ पे ये कलाकार इकट्ठा होते थे और एक दूसरे से मतलब उनके अपने आपस में विचार मिलते थे। और तब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, प्रकृति को महत्व देते हुए, और जो सनलाइट का मेन इस वाद का ये था कि जो सनलाइट थी उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, प्रकाश को बहुत महत्व देते थे। अपने तरीके से चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये नहीं कि उसको कलरफुल बना दिया या अपने अकॉर्डिंग उसमें कलर्स लगा दिए। जैसा कलर दिखता था, अगर डल दिखता था तो डल, अगर एक ही सब्जेक्ट को वो अलग अलग ऋतुओं में जाके चित्र बनाते थे, या लैंडस्केप में अगर कोई चित्र उन्होंने सुबह के टाइम बनाया, उसको दोपहर के टाइम बनाया और शाम के टाइम बनाया, तो उसमें अलग अलग जो लाइट पड़ती थी तो उनके सब्जेक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग बन जाते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रभाववादी कलाकारों में हम नाम लेते हैं सबसे पहले सेजा का, वान गो का और पॉल गोगिन का। बहुत लोग पॉल गोगा या पॉल गोगिन भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों ही कलाकार उत्तर प्रभाववादी शैली से
जुड़े थे। और एक चीज़ और है कि उत्तर प्रभाववाद नाम किसने दिया था, ये दिया था फ्रेंच चित्रकारों को नाम दिया था ये रोजर फ्राई ने। ठीक है, रोजर फ्राई और क्लाइव बेल का भी नाम आता है कहीं कहीं पे, इन्हीं ने इसे उत्तर प्रभाववाद नाम दिया था। अब इन कलाकारों का इसलिए नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की जो इनके जो विचार थे, इनकी धारणा थी, उसके आधार पे और भी वादों का जन्म हुआ। जैसे सेजा की जो वो थी रचना पद्धति थी, उसके आधार पे आगे चल के घनवाद, ठीक है, और उस घनवाद के बाद भी जो बहुत से रचनात्मक जो वाद हुए उन सब का जन्म हुआ। उसके बाद वान गो का नाम इसलिए आता है क्योंकि वान गो की जो रचना मतलब रंगांकन पद्धति थी, उसकी जो रंग यूज़ करते थे और जिस तरीके से वो चित्रों को बनाते थे, उसके बाद अभिव्यंजनावादी शैली और फाववाद को इस शैली मतलब इनके उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट पॉल गॉगिन के लिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी, इनका जो मत था, उसके आधार पे आगे चल के प्रतीकवाद का उदय माना जाता। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, सेजा, वान गो और पॉल गॉगिन। नेक्स्ट है रेम्ब्रा को जाना जाता है। रेम्ब्रा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रेम्ब्रा के लिए है कि ये जो नाटकीय प्रकाश के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, डच आर्टिस्ट थे, हॉलैंड में इनका जन्म हुआ था। और रेम्ब्रा के लिए क्या इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वो जो सेल्फ पोर्ट्रेट होते हैं या पोर्ट्रेट होते हैं और ग्रुप में भी पोर्ट्रेट होते हैं, उन सब के लिए फेमस रहे। रेम्ब्रा ने बहुत ज़्यादा ग्राफिक प्रिंट बनाए, इन्होंने बहुत ईचिंग्स और ईचिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे। इनका जो फेमस है उसमें से एक तो द नाइट वॉच बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, और एक थ्री ट्रीज में बहुत बड़ा लैंडस्केप है जो ड्राई पॉइंट और ईचिंग से है, पहले पूछा जा चुका है। तो ये है हमारे रेम्ब्रा के। ठीक है, तो रेम्ब्रा के लिए ध्यान रखिएगा, ग्राफिक प्रिंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, ईचिंग के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द टेम्पेस्ट किसकी कृति है। द टेम्पेस्ट है हमारी जॉर्जियोन की। ठीक है, जॉर्जियोन की है हमारी। और ये थे हमारे हाई रेनेसा के आर्टिस्ट जॉर्जियोन। ठीक, और इनके लिए ये कहा जाता है कि इनकी कम ही एज में डेथ हो गई थी, तो इनके काम भी बहुत कम मिले हैं। इसमें इनका एक है स्लीपिंग वीनस फेमस है, टेम्पेस्ट एक ये हो गया टेम्पेस्ट, और द थ्री फिलोसफर। और ये किसके समकालीन माने जाते हैं, ये टिशियन के समकालीन माने जाते हैं। तो जॉर्जियोन की डेथ बहुत कम एज में ही हो गई थी और उन्होंने हाई रेनेसा में काम किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप पीजीटी की तैयारी करने वालों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिएगा कि जो भी आर्टिस्ट पढ़िए तो एटलीस्ट उसकी पेंटिंग जो फेमस है उसको ज़रूर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि और किस वाद से संबंधित है। ये 2-3 तरीके के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस वाद में कौन क्या उसकी विशेषता थी, जैसे प्रभाववाद में किस चीज़ का विशेष महत्व था, या बिंदुवाद में, उत्तर प्रभाववाद में, फाववाद में। इसे अलग अलग तरीके से पता होना चाहिए कि किस शैली में या बारोक स्टाइल में कैसा काम हुआ राकोको में। तो एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि किस शैली में किस तरीके का काम हुआ, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। और आर्टिस्ट जो फेमस है उनकी कौन सी फेमस पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर हैं, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टाइम बहुत कम है इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।